कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे राज्य में आपदा प्रभावित घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत किसी तरह का प्रवेश चाहे राज्य के अंतर्गत हो या राज्य के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक तहसील से दूसरे तहसील में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। और ये प्रतिबंध 22 मार्च से जारी है। आज इस प्रतिबंध के 20 दिन ये कंप्लीट होने जा रहे हैं और इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कदम कोरोना वायरस की जो साइकिल है उसको तोड़ने के लिए वो राज्य सरकार ने उठाया और उसके परिणाम भी राज्य के सामने आए हैं कि जो भी हमारे अभी तक 35 पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं वो सभी जो बाहर से जिन्होंने राज्य में प्रवेश किया है ऐसे केसेज हैं। अभी जितने भी हमारे पर्वतीय ज़िले हैं उनमें अल्मोड़ा ज़िले में एक जमाती और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेन से एक व्यक्ति आए थे जिनमें ये वायरस कोविड-19 पाया गया। बाकी जो शेष ज़िले हैं पर्वतीय ज़िले उनमें किसी तरह की भी कोई केस हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई है। तो जो राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देशों पर जो एक मर्यादा रेखा का अनुपालन जो कराया राज्य में उसका ये परिणाम रहा है। जो 4 ज़िले हैं हमारे विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, यहीं पर ये संक्रमित व्यक्ति 33 व्यक्ति 35 में से 33 व्यक्ति इन्हीं जिलों में पाए गए। और अभी सर अपडेट क्या स्थिति है और किस तरह से मतलब कौन से स्टेज में हमारे यहाँ चल रहा है? देखिए अभी तो इसको अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी पहले ही स्थिति में है। अभी स्टेज 2 में भी राज्य में संक्रमण नहीं पहुंचा है और जिस तरह से हमारे प्रयास चल रहे हैं हमने अनेक मोहल्लों को जहां पर ये कोविड-19 के पेशेंट पाए गए और जहां पर संभावनाएं हैं उनको लॉकडाउन किया है कहना चाहिए। और उसमें हल्द्वानी है नैनीताल ज़िले में, देहरादून ज़िले में 5-6 मोहल्ले और गांव उनको लॉकडाउन किया गया है। इसी तरह से हरिद्वार में भी लॉकडाउन किया गया है। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पर किसी तरह का जो आवाजाही है वो प्रतिबंधित रहे। वहाँ पर उनके जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं रोज़मर्रा की उसके लिए मोबाइल बेंच वहाँ पर भेजी गई हैं, मोबाइल एटीएम की भी व्यवस्था की गई है और इसी तरह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। किसी तरह की आवाजाही घर से बाहर निकलने पर भी उसको प्रतिबंधित किया गया है। उस पर हमारी पुलिस और पीएससी ये चौकसी कर रही है। सर क्या प्रदेश में सभी तबलीगी जमातियों की पहचान कर ली गई है और इनकी क्वारंटाइन की क्या स्थिति इस समय है? देखिए शुरू में हमारे पास बहुत छोटी लिस्ट इसकी थी, लेकिन जब हमने इस पर सख्ती की और कहा कि अगर कोई भी जमाती अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, कोई भी तबलीगी अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा ये दर्ज किया जाएगा। और अगर कोई संक्रमित होने के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उस पर 302 का मुकदमा लगाया जाएगा। इस तरह से जब हमने सख्ती की, हमारी इंटेलिजेंस ने, एलआईयू ने, हमारी पुलिस ने और तमाम ऐसे लोग जो समाज में सुधी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, जो अन्य लोग भी जो समाज में बीच में काम करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की और उसके बाद ये लोग बाहर आए। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमें उम्मीद है कि लगभग सभी लोग अगर कुछ अभी लगता है कि कुछ अभी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर आए हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे फिर एक बार अपील करना चाहूँगा
कि आप लोग बाहर आइए, आप लोग सहयोग कीजिए, ये बीमारी है, कोई दोष नहीं है, ये बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपसे दूसरे में बीमारी न जाए, ये बीमारी समाज में न जाए, इसके लिए आप बाहर आइए। इसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, इसका किसी पंथ या संप्रदाय से किसी तरह का वास्ता नहीं है, ये किसी में भी ये संक्रमित हो सकता है। सर, प्रदेश में कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, बेड क्षमता, टेस्टिंग लैब वगैरह की क्या स्थिति है हमारी? देखिए, अभी हमारे पास 2 टेस्टिंग लैब हमारी काम कर रही हैं, एक एम्स ऋषिकेश में और दूसरा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसमें इस तरह की सुविधा है, और लगभग 100-120 तक हम टेस्ट रोज़ हम 24 घंटे में कर सकते हैं, और हम अभी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी हमारे पास जिस तरह के हमारे पास केसेज की संख्या है उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। अभी आईआईपी के लिए भी सैंक्शन हुआ है, एक प्राइवेट लैब को भी भारत सरकार ने आईसीएमआर ने संस्तुति दी है, और हमारी कोशिश है कि दून मेडिकल कॉलेज और जो महंत जी का कॉलेज है उन्होंने भी डिमांड किया है, तो उनको भी अगर ये मिल जाता है, श्रीनगर के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास पे पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। सर, अगर हम बात करें पीपीई, वेंटिलेटर, N95 मास्क है आदि और भी उपकरण हैं, कितनी उपलब्धता हमारे पास इनकी होगी? देखिए, जो पीपीई किट्स हैं वो हमारे पास अभी मैं कह सकता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। जो N95 है, N95 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भारत सरकार ने और जो आईसीएमआर ने इसके लिए अलग अलग स्टेजेज में कौन कौन सा मास्क चाहिए उसके लिए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 उसमें उन्होंने मास्क के लिए डिफाइन किया है कि किस श्रेणी में कौन कौन से मास्क की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमारे पास, मैं समझता हूँ कि लगभग 30,000 के करीब ये मास्क हमारे पास उपलब्ध हैं। जो पीपीई किट हैं ये भी लगभग 10,000 के करीब किट हमारे पास उपलब्ध हैं, और 257 वेंटिलेटर हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन अभी तक सौभाग्य से हमको वेंटिलेटर के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कोई भी पेशेंट अभी तक हमारे यहाँ किसी के जीवन को अभी तक कोई नुकसान अभी तक राज्य में नहीं हुआ है, और जो पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं अभी तक उनकी स्थिति ठीक है, अच्छी है। हम आशा करते हैं कि वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। सर, ये लॉकडाउन के टाइम पर आम जनों तक जो राहत पहुंचाने के लिए आप किस तरह से कदम उठाए गए हैं? देखिए, हमने 2-3 तरह की व्यवस्थाएं इसमें की हैं। एक तो जो भारत सरकार ने जो हमारे लगभग 12 लाख के करीब कार्ड हैं जो बीपीएल श्रेणी में हम कह सकते हैं लोगों को, और 62 लाख के करीब उनकी संख्या है, उनको प्रति यूनिट, प्रति व्यक्ति ये 5 किलो चावल 3 महीने तक देने का निर्णय किया है। दूसरा, जो राज्य सरकार जो अपनी खाद्यान्न योजना में देती है, एपीएल श्रेणी के लोगों को 7.5 किलो चावल देती है, कुछ पैसा भी उनके खाते में दिया जाता है डीबीटी के थ्रू। अब हमने उसमें निर्णय किया है कि हम उस जो राशन है जो पहले 7.5 किलो दिया जाता था उसको हम 15 किलो देने का हमने निर्णय लिया इन आने वाले 3 महीनों के लिए। तो वितरण की जहाँ तक व्यवस्था है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जिनके पास कार्ड जिनके आधार से नहीं जुड़े हैं या जिनके पास कार्ड नहीं है, तो उसके लिए जिलाधिकारियों को उनके निवर्तन पर पैसा दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में 2-2 करोड़ रुपये दिया गया है, मैदानी जनपद में 3-3 करोड़ रुपये दिया गया है, ताकि कोई भी भूखा न रहे। और ये हमारे लिए एक अच्छी खुशी की बात है कि राज्य में कहीं भी ये स्थिति नहीं है कि कोई भूखा रह रहा हो। सबके पास पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था है, कुक्ड फूड भी लोगों को वितरित किया जा रहा है। लेकिन जो प्रारंभ में जो आवश्यकता महसूस हुई थी, आज उसकी आवश्यकता काफ़ी कम हुई है। पके हुए भोजन की या पैक्ड फूड की, उसकी आज बहुत कम उसकी डिमांड हुई है। इसका मतलब हुआ कि राशन जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में अभी जो निःशुल्क जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण पैकेज के अंदर जो राशन दिया गया है, तो छुटपुट जो दूरस्थ क्षेत्र हमारे हैं जहाँ पर अभी भी कुछ किलोमीटर घोड़े से सामान ढोना पड़ता है, ऐसी छुटपुट जगह जहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन वो भी हो सकता है कि आजकल में वहाँ पर भी
पहुंचा दिया जाएगा। सर, कोरोना के बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है और कितनी मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी? देखिए, इसकी सतत इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तो विभागीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जो लोकल में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, फिर स्टेट लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, और भारत सरकार लगभग हम ये कह सकते हैं कि औसत भारत सरकार से भी लगभग 3 दिन में 2 बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कभी मिनिस्टर करते हैं, कभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो करते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी करते हैं, और लगभग प्रधानमंत्री जी ने भी पिछली बार तो हफ्ते में 2 बार उन्होंने इसकी समीक्षा की। बाकी प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर बात करते हैं। आज सुबह भी उन्होंने मुझसे बातचीत किया, और सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं और हालात का जायजा लेते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। जैसे गार्जियन, एक अभिभावक जैसे मार्गदर्शन करता है, उस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी भी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा है, सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने वाले जो लोग हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई उन पर हो रही है? देखिए, हजारों लोगों पर इसमें कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ कि 3,000 से अधिक व्हीकल सीज भी किए गए हैं, और 10-12 हज़ार लोगों के चालान भी इसमें किए गए हैं। दंड की का भी उन पर व्यवस्था की गई है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत उनके चालान होते हैं, उनसे दंड भी वसूला जाता है। तो किसी तरह से भी जो संक्रमण है ये एक से दूसरे में न जाए, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, और जनता का सहयोग भी उसमें मिल रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे गांव के प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, जिला पंचायत होंगे, या शहरों में जो वार्ड मेंबर हैं जिनको हम सभासद कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है, मैं समझता हूँ कि उसका मैंने अपने इस लगभग 60 के आसपास हम पहुँचने वाले हैं, हमने पहली बार ये देखा है कि गांव प्रधान की असली भूमिका क्या होती है और किस तरह से वो भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अनेक दानदाताओं ने अपनी जीवन की कमाई दी है। देवकी भंडारी जैसी महिलाएं, राणाकोटी जैसे सैनिक, और तमाम ऐसे पीसीएस हमारे ऑफिसर्स ने 15 दिन का वेतन इस काम के लिए दिया है। अनेक लोगों ने, जो हमारे कर्मचारी हैं, एक एक दिन के वेतन की देने की घोषणा की है। अनेक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक तो उनको पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा उनका सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, और सहयोग उनका हमको भविष्य में मिलेगा, इसकी भी मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, एक सवाल ये भी है कि लॉकडाउन कब तक चलने वाला है और आगे के लिए क्या रणनीति सरकार ने बनाई है? देखिए, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है राज्य में, यद्यपि हम कह सकते हैं कि हमने आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हम उसको रोक पाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये संक्रमण फैलाने वाला है, अनेक राज्य हमारे बहुत इससे प्रभावित हैं, और इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि जो लॉकडाउन की अवधि है उसको हटाया जाए। उसको और बढ़ाए जाने की प्रदेश के सभी प्रबुद्ध लोग हमको लगातार अपने अपने तरीके से हमको सूचित भी कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि हम कोविड-19 से मुक्त हो सकें। सर, लॉकडाउन का समय तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो वही बात आती है 7 से 1 वाला ना, लोग अभी भी नहीं बाहर आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने अब सामान भी अपना स्टोर कर लिया, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। पुलिस को इससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। देखिए, थोड़ा बहुत कठिनाई होगी। हमारे जितने भी, चाहे पुलिस बल हैं, चाहे अन्य सशस्त्र हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो दिक्कत होगी, लेकिन ये जो टाइमिंग किया गया है बहुत सोच समझ कर किया गया, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिकल्पना है वो साकार हो सके। इसीलिए इस लंबा समय दिया गया है कि लोग आराम आराम से आएँ, अपना सामान खरीद कर जाएँ। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पास ऐसे सुझावों की भी पर्याप्त मात्रा है कि इसकी जो अवधि है उसको कम कर देना चाहिए। लेकिन हमको ये लगता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिद्धांत है वो कहीं इससे प्रभावित ना हो जाए।